आज से करीब 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था साल 2022 में, जिसे हॉटेस्ट समर एवर कहकर पुकारा गया था, उस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी इंडिया में कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आता है साल 2023 की गर्मियां। 2023 में गर्मियों का मौसम इतना गर्म था कि साइंटिस्ट ने कहा कि पिछले 2000 सालों की ये धरती की नॉर्दर्न स्फीयर की सबसे बड़ी हॉटेस्ट समर थी। लेकिन फिर आते हैं साल 2024 में। जनवरी 2024 में हॉटेस्ट जनवरी का रिकॉर्ड, फरवरी 2024 में हॉटेस्ट फरवरी का रिकॉर्ड, मार्च 2024 में हॉटेस्ट मार्च का रिकॉर्ड और अप्रैल 2024 में हॉटेस्ट मंथ का रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। पिछले 11 महीनों में धरती पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं गर्मी के मामलों में। आज जिस तपती गर्मी में आप रह रहे हो, ये कोई नॉर्मल सी गर्मी नहीं है और आप सिर्फ इसमें अकेले भी नहीं हो। पिछले महीने साउथ इंडिया में और पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीटवेव देखी गई थी। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह ऐसे ही वेरिएबल टेम्परेचर देखने को मिली थी। फिलीपींस में हीट इंडेक्स 3 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर गया था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखने को मिली। मई के पहले हफ्ते में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी फॉरेस्ट फायर देखी गई। देश भर में हीटवेव की वार्निंग दी जा रही है। यहाँ तक कि केरला जैसी जगहों पर भी यहाँ आमतौर पर हीटवेव नहीं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग होती नजर आ रही है। और अब नॉर्थ इंडिया में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर देखे जा रहे हैं। एक सीधा कारण इसके पीछे है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्या ये इसका इकलौता कारण है? नहीं। आइए इस वीडियो में समझते हैं 2 और कारण जिसकी वजह से ये सब हो रहे हैं और लोकल लेवल पर इसके क्या सोल्यूशन है, इसका क्या कर सकते हैं हम। Let's talk more now about what is happening in India, recording its highest ever temperatures. Delhi. Now, it's a study of a contrast here because India's neighbour Pakistan is having the opposite problem. Temperatures there have risen to more than 50 degrees Celsius. Serious water shortages. It's led. सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट सिर्फ इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी धरती के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। इसी महीने साउथ अमेरिका में क्या हुआ, देखिए जरा इस खबर। ब्राजील में इतना भयानक फ्लड्स आए कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्ले हो गए। पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर में डूब गया। साउथ अफ्रीका में भयंकर ड्राउट्स की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसा ड्राउट जो कि पिछले कई दशकों में नहीं आया। इसलिए कई सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज ने $5 बिलियन की रिक्वेस्ट करी है बाकी दुनिया से कि कहीं भुखमरी की सिचुएशन ना आ जाए। इन सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, एल निनियो। वैसे तो ये धरती के क्लाइमेट की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है। और इस साइकिल का पूरा नाम है एल निनियो ऑसिलेशन, शॉर्ट में कहा जाए तो NSO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से धरती का क्लाइमेट चेंज होता है। इससे ऊपर पहले नंबर पर आता है धरती और सूरज के बीच का जो रिलेशनशिप है और जो संख्या राउंड करती है जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं। गर्मियों के बाद सर्दियां और सर्दियों के बाद गर्मी आती है, लेकिन उस इफेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट एल निनियो का ही पड़ता है। आखिर क्या है ये एल निनियो? ये एक ऐसी चीज है जो पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा है जो एशिया के और अमेरिका के बीच में है। इमेजिन करो ये पूरा समुद्र एक टब की तरह है, एक बाथ टब जिसमें पानी इधर से उधर हिलता रहता है। जब आप टब में हाथ फेरते हो तो पानी इधर से उधर चले जाता है, फिर उसके बाद उधर से वापस इधर आ जाता है। सेम इसी तरीके से पैसिफिक ओशियन में हवाएं चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इन हवाओं को ट्रेड विंड कहा जाता है और ज्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं क्योंकि धरती की रोटेशन ऐसी ही है। कोरियोलिस इफेक्ट, इसके बारे में आप सब ने स्कूल में भी पढ़ा होगा क्योंकि अर्थ वेस्ट से इसकी तरफ रोटेट कर रही है। इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ट्रेड विंड उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब इसकी वजह से नॉर्मली होता क्या है कि पैसिफिक ओशियन के सरफेस पर जो पानी है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है। और जब इस सरफेस का पानी उस तरफ फ्लो करने लगता है तो ईस्ट की दिशा में समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी साउथ अमेरिका के पास समुद्र के नीचे का पानी आने लगता है और इस चीज को कहा जाता है अपवेलिंग। ये जो पानी समुद्र के नीचे से ऊपर आ रहा है ये ज्यादा ठंडा होता है कंपैरेटिव और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
इसकी वजह से मछलियों को, मरीन लाइफ को भी फायदा मिलता है। तो इस नॉर्मल सिचुएशन में जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका की तरफ आ गया। अब जब पानी गर्म होता है तो वेट ज्यादा आसानी से हो जाता है और उससे वाइब्रेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ज्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन अब इमेजिन करो दोस्तों कि ये ट्रेड विंड कमजोर पड़ गई, ये हवाएं इतनी तेज से नहीं बह रही, तो पैसिफिक ओशियन के ऊपर क्या होगा कि जो अपवेलिंग है वो कमजोर होगी, ऑलमोस्ट होगी ही नहीं। जो सरफेस पर गर्म पानी है वो कंसिस्टेंट गर्म ही रहेगा। जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो बारिश पैसिफिक ओशियन के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफी ड्राईफुल बन जाता है। यही फिनोमेनन होता है एल नीनो का, जो कि एक साइकिल की तरह होता है, लेकिन ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है। कभी हर 4 साल बाद हो जाता है, कभी 5 साल बाद, तो कभी 7 साल बाद होता है। लेकिन जब ये होता है एल नीनो तो 6 से 12 महीनों तक चलता है। लेकिन इसे एल नीनो की ड्यूरेशन के दौरान दुनिया भर के वेदर पैटर्न बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी वजह से ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा ड्राई कंडीशन देखने को मिलती है, हीटवेव का रिस्क बढ़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर हुई थी, अगर आपको याद हो, साल 2020 में बहुत ही भयंकर वाइल्ड फायर हुई थी, उसके पीछे का कारण भी यही एल नीनो ही था। आखिरी एल नीनो का इवेंट हुआ था साल 2018-19 में, जो कि करीब जनवरी 2020 तक चला था। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में बुथ फायर दिसंबर 2019 में देखी गई थी। उसके बाद आज के दिन जनवरी 2023 से लेकर अभी तक एक और एल नीनो चल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि साउथ अमेरिका पर एल नीनो का उल्टा असर पड़ता है, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता है उसका, यानी कि वहाँ ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज ब्राजील के भयंकर फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा एक उल्टा फिनोमिना देखने को मिलता है एल नीनो का, जो कि है ला निनिया। ये दोनों वर्ड स्पेनिश से आते हैं। वैसे एल नीनो का मतलब होता है द बॉय और ला निनिया का मतलब होता है द गर्ल, जो नॉर्मल कंडीशंस में मैंने आपको बताई थी, जो पैसिफिक ओशियन में होती है। नॉर्मली अगर वो एक्सट्रीम में चली जाए तो ला निनिया का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेड विंड चल रही है वेस्ट की डायरेक्शन में, वो और स्ट्रांगली उस डायरेक्शन में चलने लगती हैं। इसकी वजह से और ठंडा पानी साउथ अमेरिका के पास आता है और गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाता है और ज्यादातर बारिश होने लगती है। ला निनिया के केस में ऑस्ट्रेलिया में ला निनिया के इवेंट यूजुअली ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। ये 1 से 4 साल तक भी चल सकता है। 2018-19 के एल नीनो के बाद जब ला निनिया आया तो 2020-21 में तो वो इतना एक्सट्रीम चला गया कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी वजह से फ्लडिंग देखने को मिली। इतनी तेज बारिश हुई ऑस्ट्रेलिया में, मार्च 2021 की खबरें आप देख सकते हैं। फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पिछले 30 सालों में हुए और ला निनिया के इवेंट्स को ग्राफ पर डिटेक्ट किया गया है। साइंटिस्ट का मानना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में ही ला निनिया शुरू हो सकता है। इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे इंडिया का जो मानसून है वो बेटर देन एवरेज हो सकता है। पिछले साल 2023 में जो बारिश का मौसम था, उस समय बारिश इतनी ज्यादा हुई नहीं थी इस एल निनियो की वजह से। और यही एल निनियो बड़ा कारण है दोस्तों, जिसकी वजह से 2023 और 2024 में गर्मियां बहुत गर्म रही हैं, जिसकी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज में ड्राउट देखने को मिले। और दुबई में हुई बारिश और फ्लड के पीछे भी इसका हाथ बताया जा रहा है। अब साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों के द्वारा किए गए क्लाइमेट चेंज की वजह से एल निनियो का इम्पैक्ट और ज्यादा एक्सट्रीम बनता जा रहा है, यानी एल निनियो की वजह से फ्लड और ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं, हीट वेव और ज्यादा भयंकर बनती जा रही है। यही कारण है कि केरला में आज तक 2 बार हीट वेव की वार्निंग दी गई है। पहली बार साल 2016 में था और दूसरी बार साल 2024 में। दोनों ही टाइम एक एल निनियो चल रहा था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक बेसिक सा क्राइटेरिया है जिसे हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए कहते हैं। अगर प्लेन में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर हो, कोस्टल एरिया में टेम्परेचर 37 डिग्री के ऊपर हो और पहाड़ों में टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर हो, तो इसके अलावा टेम्परेचर 2 डेज के लिए 4.5 डिग्री सेल्सियस अब नॉर्मल रहे तो एक हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। और अगर ये 6 डिग्री सेल्सियस अगर नॉर्मल रहेगा 2 डेज के लिए तो ये सीवियर हीट वेव डिक्लेयर करी जाएगी। अब ये तो हुई दोस्तों टेम्परेचर की बात, लेकिन अपने आप में टेम्परेचर को इतना ज्यादा यूजफुल ट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया हो मई के महीने में तो दिल्ली में 5 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर टॉलरेट करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू मुंबई में डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर टॉलरेट करना। मुंबई में 3 डिग्री ज्यादा अनवेरेबल लगता है दिल्ली के 5 डिग्री के कंपैरिजन। लेकिन ऐसा क्यों है?
ऐसा है ह्यूमिडिटी की वजह से। जितनी ही ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है हवा में, उतना ज्यादा गर्म टेम्परेचर को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमिडिटी होती क्या चीज है? वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर हवा कंप्लीटली सैचुरेटेड हो चुकी है। जितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है उतना कर रही है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। बात यह है कि हवा जितनी ज्यादा गर्म होती है उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है। गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड किया जा सकता है एज कम्पेयर टू ठंडी हवा में। इसका मतलब है कि अगर ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर होगा, और जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है उतनी ही मुश्किल होता जाता है हमारी बॉडी के लिए पसीनों को ऑपरेट करना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का नंबर 1 तरीका है हमको ठंडा रखने का। अगर हवा में बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो हमें पसीना आ ही नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा रख ही नहीं पाएगी, यानी कि बहुत ही जानलेवा हो सकता है। इसी रीजन से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, और एक मैट्रिक जो इन दोनों चीजों को साथ में कंसीडर करता है वो है हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स हमें बताता है कि एक्चुअली में जो गर्मी है बाहर वो कितनी गर्म फील कर रही है हमारी बॉडी। फोन की वेदर ऐप में आप अक्सर देखते होंगे कि मुंबई में जैसे टेम्परेचर लिख रखा है 31 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस है। कुछ एप्स में इसे रियल फील करके भी लिखा गया है। ये फील लाइक वाला इंडिकेटर हीट इंडेक्स से ही निकल कर आता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर के लेवल और अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। हीट इंडेक्स अगर 5 डिग्री के टेम्परेचर पर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो आपको फील होगा कि ये डिग्री का टेम्परेचर हो जैसे, लेकिन इसी टेम्परेचर पर अगर 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाती है फीलिंग आएगी आपको 50 डिग्री सेल्सियस जितने खतरनाक टेम्परेचर की, और ये रेड कलर कैटेगरी में आता है, यानी कि एक्सट्रीम डेंजर। इस हीट इंडेक्स पर आपको एक हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होने का बहुत ही हाई चांस है। यही रीजन है कि फिलीपींस में जो हीट वेव आई थी वो इतनी खतरनाक और जानलेवा क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन जो लोग इस चीज को नहीं जानते हैं वो शायद एक्चुअल टेम्परेचर को देखकर कहेंगे कि अरे टेम्परेचर तो सिर्फ दिखा रहा है, कोई इतनी भी ज्यादा गर्मी नहीं होगी। लेकिन हीट इंडेक्स पर यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 से लेकर डिग्री का जो हीट इंडेक्स है उसमें भी आपको एक्सट्रीम कॉशन लेनी होती है। अगर आप धूप में ज्यादा टाइम बिताएंगे या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वहां भी पॉसिबल है कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाए। ऐसे ही वो केस सुनने को मिलते हैं जहां पर लोग अपनी जान खो देते हैं गर्मी की वजह से और हीट वेव की वजह से। और यही रीजन है कि टेम्परेचर वाइज दिल्ली में गर्मी अभी ज्यादा है, लेकिन हीट इंडेक्स कितना वेरिएबल। जून एंड में इंटरवल हो जाता है क्योंकि तब बारिश का मौसम नजदीक होता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है हवा में। हालांकि आज हालत इतनी खराब हो गई है कि हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस पर टच कर रहा है दिल्ली में। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब इसके अलावा एक और इम्पैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से लोकल लेवल पर हीट वेव का इम्पैक्ट कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसा इम्पैक्ट जिसका सलूशन कहीं ज्यादा आसान है इन सारे इम्पैक्ट के कंपैरिजन। ये है अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट। एक शहर के अंदर अलग अलग एरियाज में कुछ जगह ज्यादा गर्म होती है तो कुछ जगह ज्यादा ठंडी होती है। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी। जहाँ ज्यादा पेड़ लगे होते हैं पार्क में या और कहीं भी, वहाँ का टेम्परेचर रिलेटिव थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता है बाकी एरिया से टेम्परेचर। और जिन एरियाज में सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, कंक्रीट की ग्लास की लंबी लंबी बिल्डिंग लगी हुई हैं, 8-8 लाइन के हाईवे बने हुए हैं, सॉल्ट बिछा हुआ है, ये जगह कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है। इन जगहों को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। और एक बड़ा सिंपल रीजन है इसके पीछे, बिल्डिंगों में लगा हुआ ये ग्लास, बिल्डिंगों में लगा हुआ कंक्रीट, सड़कों पर बिछा हुआ एस्फॉल्ट, ये सारी चीजें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। और एक शहर में बहुत सारा कंक्रीट एक साथ इकट्ठा हो, वहां प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होती, हवा की सर्कुलेशन भी नहीं होती, तो होता क्या है, पूरे दिन भर गर्मी में सारी हीट ऑब्जर्व होती रहती है, हवा चलती नहीं ज्यादा, और रात में हीट एब्जॉर्ब होती है वो बाहर निकल कर आती। इस इफेक्ट पर दिल्ली में एक स्टडी करी गई जिसमें पाया कि जिन जगहों पर ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि कनॉट पैलेस, सीताराम बाजार, भीखाजी कामा पैलेस, ये जगह 3 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म थी एज कम्पेयर टू वो जगह जहां पर ज्यादा पेड़ लगे हुए थे, जैसे कि हौज खास डिस्ट्रिक्ट, बार,
बुद्धा जयंती पार्क। जरा सोच कर देखो दोस्तों, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस कितना बड़ा फर्क होता है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए हर पेड़ों की। और यही कारण है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि किसी भी शहर में सड़कों का जाल बिछा देना ये कोई डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। जो एग्जिस्टिंग हाईवे बनाए जा रहे हैं उनके लिए कितने फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं दोस्तों। कई ऐसे हाईवे हैं जिनको नेशनल पार्क के बीचों बीच में से निकाला जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से निकाला जा रहा है। शहरों के अंदर कंक्रीट और एस्फाल्ट बिछा देना, सड़कों को बड़ा करना, मेरी राय में ये डेवलपमेंट नहीं है। मेरी राय में डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों के लिए डंकी वॉकेबल प्लेस बनाना। ऐसे शहर बनाया जाए जहां बाहर का टेम्परेचर ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि इतनी ग्रीनरी हो कि लोग चल कर जा सके कहीं पर। गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गाड़ियां भी अपने आप में हीट रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। बाहर लोग घरों में एसी चलाते, घरों में एसी चलाने का मतलब है कि दूसरी तरफ से बाहर गर्मी निकलेगी और बाहर का जो एरिया है, इन्वायरमेंट है, वो ज्यादा गर्म रहेगी। बिल्डिंग्स के डिजाइन में वेंटिलेशन इस तरीके से की जाए कि एसी की कम से कम जरूरत पड़े। हिस्टोरिकल हमारे पूर्वज अक्सर ऐसी बिल्डिंगों को डिजाइन किया करते थे। दुबई में ही बिल्डिंग्स को देख लो, इनके ऊपर एक इमारत सी बाहर आती है बिल्डिंगों के ऊपर से, जिसके ऊपर वेंटिलेशन का एरिया छोड़ा गया होता है ताकि हवा सर्कुलेट हो सके घर के अंदर। इसके अलावा भी कई जगहों पर छतों को एक्चुअली में व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है ताकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। ये चीज सिर्फ शहरों के लिए ही नहीं बल्कि रूरल एरियाज के लिए भी एप्लीकेबल है। व्हाइट पेंट के अलावा दूसरा अल्टरनेटिव हो सकता है अपने घरों की छतों पर ग्रीनरी प्लांट लगाना, घास लगाना या फिर पेड़ लगाना। आप पूछोगे कि घरों में एसी लगाने की जगह और क्या कर सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव क्या हुआ आज इस मॉडर्न जमाने में? तो इसका सीधा सा जवाब है रेडिएंट कूलिंग। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कहीं ज्यादा पैसे बचते हैं एसी के कंपैरिजन में। इसमें होता क्या है, आप दीवारों के अंदर आप पाइप्स लगाते हो पानी, जिसके अंदर से ठंडा पानी गुजरता है आपकी दीवारों में। क्योंकि ठंडा पानी गुजर रहा है उससे आपका पूरा घर ठंडा रहता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कई नई बिल्डिंग में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन असल में ये बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो किले बनाया करते थे, फोर्ट बनाते थे, ताजमहल जैसी चीजें बनाते थे, कैसे रखते थे वो उन्हें ठंडा? वाटर चैनल्स का इस्तेमाल करके। पानी के छोटे छोटे चैनल्स बिल्डिंग्स के आसपास रहते थे और पानी क्योंकि वहां से गुजरता था इसलिए पूरा एरिया आसपास का ठंडा रहता था। वही कॉन्सेप्ट है।